हेलो बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम चैप्टर का वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर वैल्यू एडेड मेथड का पूरा आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा, साथ में प्रैक्टिकल एग्जांपल यानी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि आज का मेथड आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम का। सबसे पहली बात, इसके तीन नाम है। पहला नाम है वैल्यू एडेड, इसी को हम आउटपुट मेथड भी कह देते हैं और इसी को हम प्रोडक्ट मेथड भी कह देते हैं, यानी कि टोटल नाम कितने हैं? तीन। ठीक है जी। सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू एडेड। तो इस वर्ड का मतलब हमारे को समझना पड़ेगा कि इस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि बच्चों मेरी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं ये मार्कर बनाने का काम करता हूं। अब मार्कर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी प्लास्टिक लेकर आनी पड़ेगी, इसके लिए रिफिल लेकर आना पड़ेगा, इसकी निप लेकर आना पड़ेगा, फिर मैं मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। तो मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं कि मैं मार्कर के लिए ये जो रॉ मटेरियल है वो लेकर आया कितने रुपए का? 10 रुपीज, यानी 10 रुपए का रॉ मटेरियल लेकर आया। और जब ये मार्कर पूरा बनकर तैयार हो गया तो इसे मैंने मार्केट में ले जाकर कितने रुपए में बेचा? 25 रुपीज में बेचा। यानी जब मैं इसे 25 रुपीज में बेचूंगा, 25 रुपए में बेचूंगा, तो ये क्या है? इसका आउटपुट। और जो मैं रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आया था वो इसका क्या था? इनपुट। यानी कि इसके अंदर मैंने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी? तो मैं बोलूंगा 25 माइनस 10, यानी कि मैंने इसमें कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी? 15 रुपीज की वैल्यू एडेड, यानी 15 रुपए की वैल्यू ऐड करी। तो अब आपको वैल्यू एडेड का मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर एक लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिसरी। अब हमारे को इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा समझना है। अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चों हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि जिसमें एग्रीकल्चर आता है, हमारा माइनिंग आता है, फिशिंग आता है, ये सारा एग्रीकल्चर में आ जाता है, और सॉरी प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर हमारा कौन सा होता है? जिसके अंदर हम प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं, जैसे क्लोथिंग इसके अंदर आ जाता है, कॉटन इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है टेरेसरी सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आ जाती है। तो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर में किया जाता है। तो इस मेथड के अंदर हम नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडेड और टेरिसरी सेक्टर का वैल्यू एडेड, तीनों सेक्टर की वैल्यू एडेड को सम कर देते हैं और तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड निकालकर इसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम निकालते हैं। तो ध्यान से समझना, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन बच्चों हमारा एग्जामिनर इतना सीधा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल वो आपको सीधा गिवन करेगा। तो आइए थोड़ा समझते हैं। वैल्यू एडेड का एक और नाम होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि GVAT शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं GDP@MP। तो वैल्यू एडेड के कितने नाम हो गए? टोटल 3 नाम। याद रखना है ध्यान से सारे बच्चों को। अब आते हैं फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग कह देते हैं GVAT, यानी कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा नाम क्या है? GVOAT। और वैल्यू ऑफ इनपुट का नाम क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब आपको मैं समझाऊंगा कि अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर GVAT डायरेक्ट मिल जाता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट मिल जाता है तब तो बड़ी अच्छी बात है। हम माइनस करके वैल्यू एडेड यानी GVAT या फिर GDP@MP निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हमारे को क्या करना है? पहले ये वाली चीज समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, बस यही हमारा एग्जामिनर थोड़ा बहुत हमें घुमा सकता है, और उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं GVAT। ध्यान से समझना, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर GVAT नहीं दिया तो हमें वहां पर 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले ढूंढना है सेल, और उसके बाद ढूंढना है हमारे को चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को चेंज इन इन्वेंट्री या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर हमारे को सेल डायरेक्ट नहीं मिलता तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करके भी हम सेल को निकाल सकते हैं। दूसरा, अब अगर मान के चलो डायरेक्ट हमारे को सेल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? हम इसे निकालते हैं डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? हमारे देश के अंदर जितना भी सेल किया जाता है, या तो वो देश के अंदर सेल किया जाएगा या फिर वो देश के बाहर सेल किया जाएगा। इसका मतलब है डोमेस्टिक सेल देश के अंदर अंदर किया जाता है, और जो एक्सपोर्ट होता है वो कहां किया जाता है? देश के बाहर। इसे हम लोग कह देते हैं सेल टू
ROW भी कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सेल टू ROW के नाम से भी जानते हैं। डोमेस्टिक सेल यानी कि अपने देश के अंदर सेल या तो हाउस होल्ड को करेंगे, या फिर हम गवर्नमेंट को करेंगे, या फिर हम फर्म को करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जीवी और टेम्पी नहीं दिया तो दो चीजें यहां पर लेते हैं, मैंने बता दिया किस किस तरीके से हमें इन चीजों को काउंट करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी कई बार एग्जामिनर थोड़ा बहुत घुमाता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐसे ही बोल सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एसेट्रा, ऐसे भी कई बार दे देता है एग्जाम में। अगला परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है, मैंने एग्जांपल में समझाया था। अगर मैं मार्कर बनाता हूं तो इसका रॉ मटेरियल मुझे खरीद के लेकर आना पड़ता है। अब ये रॉ मटेरियल मैं कहां से खरीदूंगा, या तो अपने देश के अंदर से या फिर बाहर के देश से। तो अगर अपने देश के अंदर से खरीदूंगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक परचेज। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक परचेज, यानी कि परचेज फ्रॉम, या तो हम बोल देंगे कि भाई डोमेस्टिक परचेज है, या तो हम बोल देंगे कि ये डोमेस्टिक परचेज है। इस तरीके से ये तीनों क्या है हमारा, डोमेस्टिक परचेज, या फिर इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब या फिर हम बाहर वालों से मंगवा लेंगे, यानी कि इंपोर्ट्स को हम लोग बोल देते हैं परचेज फ्रॉम ROW, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट है। लेकिन एक छोटी सी बात जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, वो कौन सी बात याद रखनी है कि कभी भी नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ एनी कैपिटल गुड्स, लाइक हम बोल सकते हैं मशीनरी वगैरह। कभी भी कैपिटल गुड्स जो हमने परचेज करा है, मशीनरी, फर्नीचर, वो कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से समझना सारे बच्चे। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कैलकुलेट जीवी एट एफसी। क्वेश्चन में हमारे को जीवी एट एफसी निकलवा रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए हम सबसे पहले जीवी एट एमपी निकालेंगे। वैल्यू एडेड भी इसी को कहते हैं, जीडीपी एट एमपी। तो इस चैप्टर के अंदर हम याद रखना, इस चैप्टर के अंदर हम ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जीवी एट एमपी। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे हमें दो चीजें ढूंढनी होंगी, जीवी एट एमपी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे जीवी एट एमपी और उसकी मदद से फिर चेंज करके जीवी एट एफसी निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं क्या क्या है। डोमेस्टिक सेल गिवन है, चेंज इन स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एनएफआई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला जीवीए एट एमपी का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जीवीओ एट एमपी, क्योंकि इसको इसी नाम से जानते हैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मैंने लिख दिया जीवीओ एट एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की शॉर्ट फॉर्म, यानी कि आईसी। अब ध्यान से समझना सारे बच्चे, हमारे को जीवीओ एट एमपी क्वेश्चन में ढूंढना है। क्या जीडी ऑफ एमपी डायरेक्ट गिवन है, नहीं गिवन। तो अगर जीडी ऑफ एमपी हमारे को गिवन नहीं है तो हम यहां पर दो चीजें कंसीडर करेंगे, सेल और चेंज इन स्टॉक। आइए ढूंढते हैं सेल मिला क्या, नहीं, डोमेस्टिक सेल है, सेल नहीं है, सेल क्वेश्चन के अंदर नहीं है डायरेक्ट गिवन। और फिर उसके बाद ढूंढना है चेंज इन स्टॉक। तो पहले सेल को ढूंढ लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर सेल गिवन नहीं है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी गिवन है क्या क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको प्राइस इनटू क्वांटिटी भी गिवन नहीं है। तो अब ध्यान से समझते हैं क्या लगाना है हमारे को सेल के, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। आइए डोमेस्टिक सेल, देखो हाँ डोमेस्टिक सेल हमारे को मिल रहा है 3000 प्लस एक्सपोर्ट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट हमारा 500। तो ये जो आया ये किसकी वैल्यू आई है पूरी, ये सेल की वैल्यू आई है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं छोटा सा, ये सेल की वैल्यू आई है, प्लस चेंज इन स्टॉक भी हमारे को चाहिए। तो देखो चेंज इन स्टॉक हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा चेंज इन स्टॉक -100। तो मैंने प्लस लिखा है, फिर मैं एक -100 इस तरीके से लिख लूंगा। तो ये हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, ये हमें पता चल गई जीवी एट एमपी की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला था सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चन में चेक करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000। अब एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा चेंज करके सोल्व करके पूरा 1400। तो अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली है, जीवी एट एमपी की। अब हम इसकी मदद से क्या निकालने वाले हैं, जीवी एट एफसी निकालने वाले हैं। तो जीवीए एट एफसी, ठीक है जी। तो जीवी एट एफसी निकालेंगे जीवी एट एमपी की मदद से। तो सेम वही जैसे हमने बेसिक क्लास में सीखा था, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया, उसके बाद चेंज करते हैं, जी से जी कैंसिल हो गया हमारा,
V से V कैंसिल, A से A भी कैंसिल कर दिया हमने, MP से हमें FC जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो GV एट MP की वैल्यू कितनी है 1400 माइनस NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। तो क्या फॉर्मूला था नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में सब्सिडी नहीं है, जीरो मान लेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा है, सब्सिडी हमारी जीरो आ गई, माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ये 1150। ये करोड़ में आ रहा है क्योंकि सारे अमाउंट हमारे को करोड़ में दिए है। तो जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन एग्जांपल सोल्व करा है, आप यकीन मानो इसके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं और ये सबसे आसान मेथड नेशनल इनकम का माना जाता है। तो अब मैं प्रैक्टिस के लिए जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, आपको पूरा कंसेप्ट और भी अच्छी तरीके से फिर समझ में आ जाएगा।